आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद सिम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हिंदी की हमने वर्णमाला को देख लिया है। आज हमारा हिंदी विषय का दूसरा चैप्टर तैयार है, जिस पर हम चर्चा करनी है हमें क्रिया चैप्टर पर। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है। क्रिया विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्रिया को जानना है कि क्रिया होती क्या है, इसकी परिभाषा को जानना है, इसके भेदों पर चर्चा करनी है कि क्या इसके भेद हैं और क्या इसकी परिभाषा है। तो किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं और क्रिया के मुख्यतः कर्म के आधार पर दो भेद पाए जाते हैं। तो एक बार हम परिभाषा को नोट कर लेते हैं। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः कर्म के आधार पर दो भेद माने गए हैं, ये नोट करके हम लिख लेंगे। क्रिया के मुख्यतः कर्म के आधार पर दो भेद माने जाते हैं। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। यहां तक की बात को एक बार नोट कर लें, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे हम चर्चा करते हैं इसके भेदों पर। आप सभी ने क्रिया विषय को हम पढ़ रहे हैं, क्रिया की परिभाषा को जाना, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को जाना। तो किसी कार्य के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं कर्म के आधार पर, एक आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि आपको बहुत सारी क्रियाएं दी जाती हैं, जैसे आपको क्रियाएं दे दी कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। एक तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, और आपके ऑप्शन होते हैं पढ़ना, खाना, पीना, और डी ऑप्शन है आपका जाना। एक प्रश्न का मेथड आपका ये होता है कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, और आपको बहुत सारी क्रियाएं दी जाएंगी। 4 क्रिया आपको दी जाती हैं, पढ़ना, खाना, पीना, जाना। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनता है। आप इनको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक तो प्रश्न का तरीका क्रिया के संबंध में आने का ये होता है, और दूसरा प्रश्न का तरीका क्रिया के संबंध में ये होता है कि दूसरे वाक्य में क्रिया पूछता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ये एक प्रश्न के माध्यम से हमने बताया कि इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और दूसरा प्रकार से प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जैसे मोहन सड़क पर चलता है। मोहन सड़क पर चलता है। उसने चलता शब्द को रेखांकित कर दिया और पूछा कि रेखांकित शब्द में
कौन सी क्रिया है, सी क्रिया है। उसने आपसे पूछा कि रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है। यहां आपसे ऑप्शन देगा एकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन आपको देगा सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन आपको देगा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा ऑप्शन देगा आपको पूर्णकालिक क्रिया, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेंगे कि मोहन सड़क पर चलता है, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, एकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हो जब आपको क्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो अब हम क्रिया के भेद पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमने प्रश्नों का एक मेथड जाना कि किस प्रकार से क्रिया से हमें प्रश्न मिल सकते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यह चैप्टर्स भी लगा हुआ है, आपके सिलेबस में है, और यहां से उम्मीद है कि आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको मिले। तो देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद पर हम चर्चा करते हैं। तो क्रिया के मुख्यतः हमने 2 भेद बताए हैं, एक आपका एकर्मक क्रिया, दूसरा आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और इसके अंदर है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, तो यहां से भी वाक्य आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस क्रियापद में या किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है, वह एकर्मक क्रिया कहलाती है, वह एकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है वह एकर्मक क्रिया कहलाती है, और जो क्रिया कर्म के साथ होती है, जो क्रिया कर्म के साथ होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, सहकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है वह एकर्मक क्रिया कहलाती है, जो क्रिया कर्म के साथ होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और यह सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद कर दिए गए हैं, एक आपका एक कर्मक क्रिया, दूसरा आपका द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, अर्थात एक कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, कि जहां एक कर्म कारक का प्रयोग होता है, जहां एक कर्म कारक का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग होता है। देखिए, जहां एक कर्म कारक का प्रयोग होता है वहां आपका एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक, जहां 2 कर्म कारक के प्रयोग होते हैं, जहां 2 कर्म कारक के प्रयोग होते हैं, जहां 2 कर्म कारक के प्रयोग होते हैं। तो देखिए, मुख्य बात पर आपको कहां जाना है? मुख्य बात आपको यह है कि एक वाक्य से आपको सकर्मक एकर्मक क्रिया को पहचानना है, साथ ही आपको एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया को पहचानना है,
तो ये तो क्रिया की एक परिभाषा थी, एकर्मक क्रिया की परिभाषा रही, सकर्मक क्रिया की परिभाषा रही, एक कर्मक क्रिया की परिभाषा रही, द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा रही। अब हमें जानना है कि हम कैसे पहचाने कि वाक्य में एक कर्मक क्रिया है, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब मुख्य जो हमारा विषय रहा वो क्रिया के भेदों को पहचानना, यानी क्रिया को पहचानना। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी को, आप परिभाषा को याद ना रखें, क्रिया की क्या परिभाषा है, क्या सकर्मक क्रिया की परिभाषा है, क्या अकर्मक क्रिया की परिभाषा है। अब जिस पहचान को मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से वही याद रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर हमें बात करनी है वो बात यह है कि कोई भी क्रिया हो उसको हम कैसे पहचाने कि यह सकर्मक है, यह अकर्मक है। तो इसके लिए आपको बस यही एक पहचान याद रख लें, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका, क्रिया पहचानने का तरीका। आपको सिर्फ महत्वपूर्ण यही तथ्य को याद रखना है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। तो आपको पहचान क्या याद रखनी है, ये पहचान ना किसी बुक में आपको मिलेगी, क्योंकि बुक में पहचान नहीं आती है, बुक में परिभाषा और उदाहरण आते हैं। ये काफी विश्लेषण करने के बाद ये पहचान बनाई जाती है। तो आप कैसे पहचाने कि वाक्य में कौन सी क्रिया है या निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप याद रखें, दी गई क्रिया पर दी गई क्रिया पर वर्तमान काल का एक वाक्य बनाएं, वर्तमान काल का एक वाक्य बनाएं। दी गई क्रिया पर वर्तमान काल का एक वाक्य बनाएं और उस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तन करके देखें, उस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तन करके देखें। यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तो क्रिया सदैव सकर्मक होती है, क्रिया सदैव सकर्मक होती है। आप इसी परिभाषा को याद रख लें, इसी पहचान को याद रख लें। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानना है तो कोई भी क्रिया सही, कोई भी क्रिया पद आपको दे दिया जाए तो आप उस पर क्या है एक वाक्य बना लें, चाहे कर्ता के रूप में स्वयं को रख लें। आप दी गई क्रिया पर एक वर्तमान काल का वाक्य बना लें और उस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तन करके देखें। यदि आपको कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग मिल जाए तो क्रिया सदैव आपकी सकर्मक होती है। आपको याद रखना है कि कर्ता के साथ में आपको किसका प्रयोग आना, भूतकाल में ने का। यदि ऐसा होता है तो क्रिया आपकी क्या होगी, सकर्मक होगी। एक बार इस पहचान का आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब इसको चेक करते हैं कि ये पहचान सही है या गलत है। अब हम बहुत सारी क्रिया लिखेंगे और क्रिया को हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है।
हमने बहुत सारी यहाँ पर क्रिया लिख ली हैं, बहुत सारी क्रिया हमने लिख ली हैं। जैसे हमने लिखा है पढ़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, जाना, नहाना, उड़ना, उड़ाना, नाचना। ये हमने बहुत सारे क्रियापद लिख लिए। बहुत सारे क्रियापद हो सकते हैं, अब इनको हमें पहचानना है कि इनमें से कितनी क्रियाएं अकर्मक हैं, कितनी क्रियाएं आपकी सहकर्मक हैं। तो देखिए, हम पहले ही क्रिया पर वाक्य बनाते हैं। वाक्य के रूप में आपको जानना होइए कि वर्तमान काल के वाक्य में जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते होते हैं, वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। तो हम एक वर्तमान काल का वाक्य बना लेंगे। एक वाक्य में तीन चीज होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हमने एक वाक्य बनाया, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। अब हमें यह पढ़ना क्रिया को बताना है कि यह सकर्मक है या अकर्मक है। हमने क्या बताया कि दी गई क्रिया पर आप एक वाक्य बनाएं, वर्तमान काल का वाक्य बनाएं। हमने वर्तमान काल का वाक्य बनाया, राम किताब पढ़ता है। यह वाक्य हमारा कौन सा है? वर्तमान काल का है। इसी वाक्य को हम भूतकाल में परिवर्तन करते हैं। तो राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी थी, किताब पढ़ी थी। ये वाक्य हमारा किसका हुआ? भूतकाल का। हमने यही चीज बताई थी कि आप दी गई क्रिया पर एक वाक्य बनाएं, वर्तमान काल का वाक्य आपको बनाना है और उस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तन करना है। यदि क्रियाकर्ता के साथ में ने का प्रयोग आ जाए, ने विभक्ति का प्रयोग आ जाए, तो क्रिया आपकी क्या है? सकर्मक है। तो यह क्रिया हमारी जो पढ़ना क्रिया थी, यह क्रिया क्या हुई? हमारी सकर्मक क्रिया हुई। ये हमारी सकर्मक क्रिया हुई। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य हमने और लिया, दूसरा हमारा खाना क्रिया है। इसको हम देख लेते हैं। हमने लिखा मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है। ये हमने वर्तमान काल का वाक्य बनाया। इसी को हमने भूतकाल में परिवर्तन करा, तो हमने क्या लिखा? मोहन ने फल खाया था, मोहन ने फल खाया था। तो देखिए, कर्ता के साथ में फिर नए विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो यह भी हमारी क्रिया क्या निकली? सकर्मक क्रिया लिखी। ये भी हमारी सकर्मक क्रिया हुई। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपकी अगली क्रिया, हमारा जैसे पीना। इस पर हम एक वाक्य बनाकर देख लेते हैं। राम दूध पीता है। तो इसको भूतकाल में परिवर्तन करें कि राम ने दूध पिया था। तो आपका फिर कर्ता के साथ में नए विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो ये भी हमारी क्या हुई? सकर्मक क्रिया। क्रिया है हमारी उठना, क्रिया है हमारी उठना। उठना क्रिया है, तो हम इस पर एक वाक्य लिख सकते हैं, मोहन सुबह जल्दी उठता है। मोहन सुबह जल्दी उठता है। तो वर्तमान काल का वाक्य है, मोहन सुबह जल्दी उठता है। और इसी को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो मोहन सुबह जल्दी उठा था, मोहन सुबह जल्दी उठा था। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने मोहन सुबह जल्दी उठता है, ये हमने लिखा वाक्य वर्तमान काल का है। और इस वाक्य का जैसे ही हमने भूतकाल में परिवर्तन किया, तो ये हुआ मोहन सुबह जल्दी उठा था। तो मोहन के साथ में कहीं आपको नई विभक्ति का प्रयोग नहीं मिला है, तो इसलिए यह क्रिया क्या होगी? हमें अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया हो जाती है। अब देख लेते हैं बैठना क्रिया आपकी कैसी हो सकती है। बैठना क्रिया, तो इस पर हम एक वाक्य बना लेते हैं, सोहन कुर्सी पर बैठा है, सोहन कुर्सी पर
बैठा है या बैठता है। वर्तमान काल का ही वाक्य है, सोहन कुर्सी पर बैठा है। इसका हम भूतकाल में परिवर्तन करेंगे, सोहन कुर्सी पर बैठा था, सोहन कुर्सी पर बैठा था। तो देखिए सोहन कुर्सी पर बैठा था, सोहन के साथ में फिर नए विभक्ति का प्रयोग नहीं है, तो ये भी क्रिया आपकी क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से आप इनको सबको याद रख सकते हो। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए एक वाक्य बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को परेशान करता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक या अकर्मक। तो वही एक तरीका आप याद रखो, इसी वाक्य को वर्तमान काल का वाक्य से चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसका भूतकाल में परिवर्तन कर लीजिए। चिड़िया आकाश में उड़ी थी, चिड़िया आकाश में उड़ी थी, चिड़िया आकाश में उड़ी थी। तो चिड़िया के साथ में फिर चिड़िया पर करता है, कोई नए विभक्ति का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए यह क्रिया भी क्या है, अकर्मक है। एक क्रिया पर और वाक्य बहुत ज्यादा आता है कि जाना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो हमें इस पर एक वाक्य बना लें, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो इस वाक्य का परिवर्तन आप भूतकाल में करिए, राम विद्यालय गया था, विद्यालय गया था। तो ये क्रिया भी आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। और यदि वाक्य आता है कि राम विद्यालय जाता है, राम घर जाता है, तो हमें लगता है जैसे कि इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म किया है उसने। जबकि जाना, चलना फिरना, दौड़, ये उठना बैठना, ये सब नैसर्गिक क्रियाएं जन्मजात होती हैं। तो ये क्रिया जो उतनी भी जन्मजात होती हैं वे सब क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि दी गई क्रिया पर एक वाक्य बनाएं, वाक्य को भूतकाल में परिवर्तन करके देखें। यदि क्रिया के साथ में आपको यदि कर्ता के साथ में आपको नए विभक्ति का प्रयोग मिलता है तो क्रिया सदैव आपकी सकर्मक होती है। और एक चीज और याद रखने, नोट करके, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वे सभी अकर्मक होती हैं, वे सभी अकर्मक होती हैं। भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, बादल का टूटना, ये सब जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा होती हैं, ये सभी अकर्मक होती हैं। तो आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक पहचानने का तरीका हमने बता दिया है कि किस प्रकार से आप सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे और किस प्रकार से आप अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे। अब आता है सकर्मक के अंतर्गत दो भेद, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये सकर्मक क्रिया है, इसके दो भेद बांटे जाते हैं, एक कर्मक और आपका द्विकर्मक। द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो जाहिर सी बात है जिस क्रियापद के साथ में एक कर्म कारक का प्रयोग हुआ होगा या जिस वाक्य में एक कर्म कारक का प्रयोग होता है, एक कर्म कारक का प्रयोग होता है, उस वाक्य में एक कर्मक क्रिया होती है। और जिस वाक्य में दो कर्म कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है,
उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि जो दो कर्म हैं, कर्मों की स्थिति को पहचानना कि ये कहाँ होते हैं। एक कर्मक क्रिया पर तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना, जो एक साधारण सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है वो एक कर्मक क्रिया का ही उदाहरण होता है। और द्विकर्मक क्रिया पर आपको कर्मों को पहचानना कि कर्म होते कहाँ पर हैं और वाक्य में इनकी स्थिति कहाँ होती है। एक प्रश्न यहीं से भी पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो सबसे पहले जो दो कर्म वाली बात है, इन दो कर्मों पर हम बात कर लेते हैं कि कर्म होते क्या हैं। द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो कर्म होते हैं। जब द्विकर्मक क्रिया इसका नाम रखा गया है तो जाहिर सी बात है इसमें दो कर्म कारक का प्रयोग हुआ होगा। तो इसके अंतर्गत दो कर्म होते हैं और दो कर्म कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। दो कर्म कारक का प्रयोग होता है तो दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, एक आपका गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म की स्थिति क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहली बात, क्रिया के नजदीक होता है। क्रिया के नजदीक होता है, यानी वाक्य में क्रिया सबसे अंतिम चरण होता है और क्रिया से ठीक पहले जो होता है वो आपका मुख्य कर्म होता है। दूसरी पहचान क्या होता है, विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित होता है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, तो इसमें को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, अर्थात विभक्ति रहित होता है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि निर्जीव के साथ जुड़ा होता है। निर्जीव के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तीसरी बात यह है कि निर्जीव के साथ जुड़ा होता है। तो एक वाक्य में जब दो कर्म कारक का प्रयोग होगा तो उसमें एक मुख्य कर्म होगा आपका, एक आपका गौण कर्म होगा। तो जो मुख्य कर्म है उसकी पहचान कैसे पड़ेगी, इस वाक्य में कौन सा मुख्य कर्म है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि क्रिया के नजदीक होता है। वाक्य में अंतिम क्या होती है, क्रिया होती है, और क्रिया से ठीक पहले जो होगा वो आपका मुख्य कर्म होगा। दूसरी बात, विभक्ति रहित होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। जो हमारा कर्म कारक है उसका चिन्ह होता है को, तो को चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं होता। निर्जीव के साथ जुड़ा होता है, यानी जो वहां पर होगा वो ऐसी वस्तु होगी जो निर्जीव होगी, जिसमें जीवात्मा नहीं होती है, तो निर्जीव के साथ में जुड़ा होता है। अब बात करते हैं गौण कर्म की स्थिति क्या होती है। तो गौण कर्म की पहचान क्या है, इस पर हम बात कर लें। तो गौण कर्म की पहचान क्या है, मुख्य कर्म से ठीक पहले होता है। मुख्य कर्म से ठीक पहले होता है, पहले होता है। दूसरी बात, विभक्ति सहित होता है। विभक्ति सहित होता है, सहित होता है। और तीसरी बात, सजीव के साथ जुड़ा होता है। सजीव के साथ जुड़ा होता है, सजीव के साथ जुड़ा होता है। तो ये पहले तो आपको द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्रिया को तो तब पहचानना, पहले आप कर्मों को पहचान लें। यदि आपने कर्मों की आपको पहचान हो गई कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म कारक का प्रयोग होता है, एक आपका मुख्य कर्म है और दूसरा आपका गौण कर्म है। यदि आपको कर्मों की स्थिति का पता चल जाता है तो आपको क्रिया पहचानने में आसानी हो जाती है। मुख्य कर्म, गौण कर्म, ये आपको पता चल गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप एक उदाहरण को यहीं पर देख लेते हैं। तो एक उदाहरण बिल्कुल यहीं बीचों बीच आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस वाक्य में कर्म हुआ। जैसे हमने लिखा, अध्यापक बच्चों को
इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं। इसी वाक्य में हमें कर्म को पहचानना है। अभी ये बाद में हम पहचानेंगे कि इसमें एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। पहले हमें कर्मों को पहचानना है। तो आप वाक्य को अंतिम छोर से देखें तो पढ़ाना क्या है, क्रिया यहाँ पर है। ये आपका क्या है, क्रियापद है। और क्रिया से ठीक पहले जो है वो आपका क्या है, मुख्य कर्म है। क्रिया से ठीक पहले क्या है, मुख्य कर्म है। तो आपने ये देखा, ये तो आपको वाक्य में क्या मिली, क्रिया मिली, क्रियापद मिला। और क्रिया से ठीक पहले जो आपको मिला इतिहास, इतिहास क्या है, एक पाठ्य वस्तु है। एक पाठ्य वस्तु है तो आप ये देखिए निर्जीव है और निर्जीव के साथ जुड़ा है। और यदि इसमें क्या है, कोचिन्ह का लुप्त हुआ है, यानी अध्यापक बच्चों को इतिहास को ही तो पढ़ाते हैं, तो कोचिन्ह नहीं, विभक्ति रहित है, तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया। इतिहास क्या हो गया, आपका मुख्य कर्म हो गया। और किसको पढ़ाता है, अब आप देखिए मुख्य कर्म से ठीक पहले क्या है, बच्चे। और बच्चे किसके साथ में है, विभक्ति चिन्ह के साथ में है। और बच्चे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, जीवात्मा होती है, जीवित हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बच्चे क्या हैं, ये बच्चे आपका गौण कर्म है, गौण कर्म है। और अध्यापक क्या है, अध्यापक आपका कर्ता है यहाँ पर, यानी काम को कौन करा रहा है, अध्यापक करा रहा है, तो अध्यापक आपका कर्ता हुआ। तो आप देखिए एक वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया होती है, तो इस वाक्य में आपको दो कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। और दोनों कर्म कारक कौन कौन से हैं, एक मुख्य कर्म है और एक क्या है, गौण कर्म है। तो एक प्रश्न तो यहाँ आपको इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मुख्य कर्म है, और उसमें ऑप्शन आपको दे देगा बच्चे, इतिहास, पढ़ना, अध्यापक। ये चार ऑप्शन आपको मिल जाते, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा मुख्य कर्म है, कौन सा गौण कर्म है। तो आपको हमने पहचान बता दी कर्म को पहचानने के लिए। मुख्य कर्म को पहचानोगे आप, क्रिया के बिल्कुल ठीक नजदीक होता है, विभक्ति रहित होता है और निर्जीव के साथ जुड़ता है। गौण कर्म क्रिया से ठीक पहले होता है, विभक्ति सहित होता है और सजीव के साथ जुड़ता है। तो एक बार पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उदाहरण के साथ। अब देखिए आगे हम बात करते हैं एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को पहचानना। एक कर्मक क्रिया एवं द्विकर्मक क्रिया को पहचानना। द्विकर्मक क्रिया को पहचानना। एक कर्मक क्रिया एवं द्विकर्मक क्रिया को पहचानना। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज को याद रखें, इसमें सर्वाधिक योगदान होता है इस, जहां आप क्रिया को गलत कर सकें। एक क्रिया है जिसका नाम है देना। देना या दिया जाना, या किसी को कोई चीज अनिश्चित काल के लिए दे देना, बहुत सारी इसमें बातें होती हैं। तो आप इस क्रिया को आपने अगर पहचान लिया तो आप एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया को पहचान लोगे। बाकी क्रियाओं को तो आप सिर्फ कर्म के आधार पर ही पहचान सकते हो कि वाक्य में एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो आपको सिर्फ एक बात अपने दिमाग में याद रखनी है, यदि कोई वस्तु, ये बात आपको याद रखनी है, यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दान स्वरूप या उपहार स्वरूप दी जाए तो वहां गौण कर्म के स्थान पर
संप्रदान कारक हो जाता है। संप्रदान कारक हो जाता है। तो हमने द्विकर्मक क्रिया को क्या बताया था कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म कारक का प्रयोग होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात कंडीशन आ जाए, इसमें ये देना क्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी वस्तु को यदि कोई किसी व्यक्ति को दान स्वरूप या उपहार स्वरूप दी जाए, यदि कोई वस्तु, यहां पर कोई वस्तु रह गया है, कोई, आप इसको दोबारा लिख लें, यदि कोई वस्तु वस्तु शब्द छूट गया था, यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दान स्वरूप या उपहार स्वरूप दी जाए, तो वहां गौण कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब किसी से कोई वस्तु दी जाए और देकर वापस ना ली जाए, जब किसी को कोई वस्तु इस प्रकार दी जाए कि वह वापस ना ली जाए, तो वहां गौण कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जब गौण कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक हो गया, गौण कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक हो गया, तो उस वाक्य में सिर्फ एक ही तो कर्म बचा, और वो बचा मुख्य कर्म। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, और इस प्रकार से दो चार उदाहरण यदि आप इसके हल करोगे तो आपका द्विकर्मक और एक कर्मक क्रिया को आसानी से पहचान लोगे। देखिए, हमने एक बात कही, प्रधानमंत्री ने बच्चों को उपहार दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को उपहार दिए, ये एक हमारा वाक्य है। इसमें आपसे पूछा गया कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? एक कर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, एकर्मक क्रिया का, या प्रेरणार्थक क्रिया का? प्रधानमंत्री ने बच्चों को उपहार दिए। देखिए, क्रिया क्या है यहां पर? देना। ये तो आपका क्रिया होगा। मुख्य कर्म क्या है आपका? उपहार, मुख्य कर्म। बच्चे क्या हैं यहां पर? गौण कर्म है। प्रधानमंत्री जी कौन है यहां पर? कर्ता है। अब उसने ये पूछा कि वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? एक कर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो आप ये देखिए, प्रधानमंत्री ने बच्चों को क्या दिए हैं? उपहार दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री उपहार को वापस ले सकते हैं बच्चों से? तो ये तो एक पुरस्कार स्वरूप दे दी गई है। तो जब ये प्रधानमंत्री जी उपहार को वापस नहीं ले सकते बच्चों से, और ये बच्चे क्या हैं? गौण कर्म हैं, तो गौण कर्म के स्थान पर क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया हमारी इस वाक्य में कौन सी निकलती है? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो गया, क्योंकि प्रधान जो बच्चे हैं, बच्चे जो यहाँ पर गौण कर्म थे, और ये गौण कर्म किसमें परिवर्तन हो गया? आपका संप्रदान कारक में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य में एक ही कर्म कारक रह गया जो मुख्य कर्म के रूप में है, उपहार। तो यहाँ आपका क्या होगा? एक कर्मक कारक। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है। इसमें ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जो देकर के आप वापस ले लोगे। जैसे हमने लिखा, मोहन धोबी को कपड़े देता है। मोहन धोबी को कपड़े देता है। मोहन धोबी को कपड़े देता है, ये हमारा वाक्य है। अब देखिए, मोहन धोबी को क्या देता है? कपड़े देता है।
आप ये देखिए, देना तो यहाँ पर आपका क्रिया निकली, कपड़े आपका क्या है, निर्जीव है तो अर्थात मुख्य कर्म हो गया, धोबी क्या है, सजीव है तो अर्थात क्या हो गया, आपका गुण कर्म हो गया, और मोहन क्या है, यहाँ पर कर्ता है। तो आप ये देखिए, मोहन धोबी को कपड़े देता है, तो मोहन धोबी से कपड़े वापस ले सकता है। क्यों ले सकता है? मोहन ने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए हैं, ना कि उसे दान में दिए हैं। तो जब यहाँ पर ये भी आपका मुख्य कर्म है, ये आपका गुण कर्म है, मोहन आपका कर्ता है और देना आपकी क्रिया है, तो ये वाक्य हो गया आपका द्विकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, यदि कोई वस्तु दान स्वरूप दी जाए या पुरस्कार स्वरूप दी जाए, अर्थात जिसको आप देकर के वापस ना ले सकें, जिसको आप देकर के वापस ना ले सकें, तो ऐसी स्थिति में जो आपका गुण कर्म है, जो सजीव के साथ जुड़ा होता है, वो आपका किस में बदल जाता है, संप्रदान कारक में बदल जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य में एक कर्मक क्रिया हो जाती है, और जिसमें नहीं बदलता है तो आपके द्विकर्मक क्रिया है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये तो हमने एक वाक्यों के माध्यम से आपसे इस क्रिया को पढ़ाया, लेकिन अब आप इस क्रिया को देखें इस प्रकार से, ये आपका देना क्रिया है। अब आप ये देखिए कि समाज में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक सही और एक जो सही नहीं है। क्या है? एक है सही है, जिसे समाज सही मानता है, और एक जो सही नहीं है। इसके अंतर्गत भी दो भाग होते हैं और इसके अंतर्गत भी दो भाग होते हैं। इसके अंतर्गत भी दो भाग होते हैं और इसके अंतर्गत भी दो भाग होते हैं। तो आप देखिए, इसमें क्या है, सही में क्या है, जिसे देकर आप वापस ले सकें, देकर वापस ले सकें, ले सकें, ऐसा व्यवहार या ऐसा आपका दैनिक आचरण, ये इसमें क्या है, जो देकर वापस न ले सकें, न ले सकें। तो देखिए, देकर आप वापस क्या ले सकते हैं, जो व्यवहारों में होता है, हमारा व्यवहार क्या है, आपसी वार्तालाप है, जिससे आपके सारे कामकाज धंधे चलते रहते हैं। तो आपने यदि किसी को उधार दिया तो उसको आप वापस ले सकते हो। कोई आपने ऐसी वस्तु दी जिसको आप कुछ समय के लिए दूसरा प्रयोग में कर सके, इसको भी आप वापस ले सकते हो। आप किसी का नगद वापस ले सकते हो, वापस नगदी आपने दी उसको आप वापस ले सकते हो। कोई वस्तु ऐसी दी जिसका आपने वापस ले सकते हो। मान लिया आपने अपनी मोटर कार किसी को दी है, यार दोस्त को, तो आप उससे वापस ले सकते हो। इसमें क्या, जिसको आप देकर वापस ना ले सकें, जैसे क्या है, इनाम। इनाम समाज का एक अच्छा व्यवहार के अंतर्गत आता है। इनाम उसी को मिलता है चाहे विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो, समाज में अच्छे कार्य करता है। इनाम हुआ, जैसे उपहार हुआ, ये सब अच्छे कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार हुआ, भेंट हुआ, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप देकर के वापस नहीं ले सकते, देकर के वापस नहीं ले सकते। तो इसमें भी क्या है, आपका जो गुण कर्म है वो संप्रदान कारक में बदल जाता है। यहाँ गलत क्या है और सही क्या है, तो यहाँ देखिए, जो सही व्यवहार नहीं है उसमें भी दो चीजें हैं, देकर वापस लेना, देकर वापस लेना, और देकर वापस न लेना, वापस न लेना। देखिए, समाज के गलत व्यवहारों में भी दो कंडीशन होती हैं। जो गलत लोग होते हैं उनके भी व्यवहार में दो प्रकार से होते हैं। उनके आचरण में क्या है कि जो जिसे वो दे करके वापस ले सकते हैं, जैसे विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं की वस्तुएं, जैसे एक शराबी ने अपनी बोतल दूसरे शराबी को दी कि ले एक पैक तू भी मार ले, तो बोतल हमेशा के लिए नहीं देता है, वो सिर्फ उसको पैक मारने के लिए देता है और वापस ले लेता है। तो समाज इन व्यवहारों को अच्छा नहीं समझता है। जो नशेड़ी होते हैं, विलासिता की वस्तुओं का भोग करते हैं, तो वो क्या होती हैं कि एक कुबेर का अंटा तू बना ले और वापस मुझे दे दे, तो ये देकर वापस ले लेता है। और जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं वो क्या है,
गाली, बद्दुआ, श्राप, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें देकर आप वापस नहीं ले सकते। आपने किसी को गाली दे दी, उसको आप वापस नहीं ले सकते, तो आपने दे दी, जबकि समाज का क्या है, एक अमान्य व्यवहार है, गलत व्यवहार है। तो आपको कितना याद रखना है, आपको ये याद रखना है, यदि कोई वस्तु किसी को देकर वापस ना ली जाए, तो उसमें जो गौण कर्म है उसके स्थान पर संप्रदान कारक हो जाता है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, आज आपने क्रिया के भेद पर चर्चा की, और क्रिया के हमने मुख्यतः दो भेद आपको बताए, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए हमने बस आपको एक ही बात बताई है कि आप दी गई क्रिया पर एक वाक्य बनाएं, वाक्य को आप भूतकाल में परिवर्तन करें। यदि कर्ता के साथ में आपको नई विभक्ति मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रिया आपकी सकर्मक ही होती है। दूसरी बात, हमने सकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया बताई। उस पर भी आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यदि कोई वस्तु किसी को पुरस्कार स्वरूप या इनाम स्वरूप या उपहार स्वरूप दी जाती है, या किसी को भेंट स्वरूप दी जाती है, अर्थात जिसको कि आप देकर के वापस नहीं ले सकते हो, तो ऐसी स्थिति में जो दो कर्म होते हैं एक वाक्य में, तो जो गुण कर्म होता है उसके स्थान पर संप्रदान कारक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया में एक ही कर्म रह जाता, तो यहाँ से आप एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो आप इसको अपने मित्र गणों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे फिर आगे। धन्यवाद।